स्वागत दोस्तों आपका के सामने यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी टीम आपको बताएंगे दोस्तों, क्या राष्ट्रीय जनता दल सामूहिक इस्तीफा देने की कर रही है तैयारी। बताएंगे आज तेजस्वी यादव के घर में होने वाली बैठक को लेकर नई बड़ी जानकारी है दोस्तों। होगी समीक्षा और सामूहिक इस्तीफे का भी होगा क्या बड़ा ऐलान, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिरकार कब आ रहे हैं बिहार में असदुद्दीन ओवैसी, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को मानने से मना करते हुए विपक्ष की ओर से अगर सामूहिक इस्तीफा दिया जाता है और उसके बाद सड़कों पर उतरकर जोरदार तरीके से मोर्चा खोला जाएगा तो इसका दूर तक असर होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके अंदर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन की पार्टियों की ओर से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी जा रही है दोस्तों। ऐसे में जो सबसे बड़ी जानकारी बिहार चुनाव के बाद सामने आई है उसके अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरे हार को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई जा रही है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार तेजस्वी यादव ने पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं की आज यानी सोमवार को अपने सरकारी आवास पर बैठक बुलाई है दोस्तों, जिसमें पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर समीक्षा की जाएगी और चुनाव में हारे हुए सभी प्रत्याशियों से तेजस्वी यादव खुद बातचीत करेंगे दोस्तों। और हारे हुए जितने भी प्रत्याशी है उनसे पूछा जाएगा कि हार का क्या कारण है। इसके बाद अगर तेजस्वी यादव को यह फीडबैक मिलता है कि कोई ना कोई चुनाव में बड़ी धांधली की गई और अगर उम्मीदवार ये बताते हैं कि उनको ईवीएम को लेकर तमाम तरह की व्यवस्था को लेकर कुछ ना कुछ बड़े कांड की शंका है, तो उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा दोस्तों। लगातार चुनाव के रिजल्ट आते ही कई सारे मीडिया में यह दावा किया जाता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सारे विधायक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अगर पार्टी की ओर से आदेश आता है तो फिर सामूहिक इस्तीफा देकर इस चुनाव का खंडन किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन आज समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रही है और सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में हारे हुए उम्मीदवार और जीते हुए उम्मीदवार दोनों मौजूद रहेंगे। अब देखते हैं आज तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से क्या बड़ा निर्णय लिया जाता है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को सीमांचल क्षेत्र के अंदर फिर से 5 सीटें मिल गई दोस्तों, जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी काफी ज्यादा खुश हैं और इसीलिए सीमांचल में अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए फिर से 21 और 22 नवंबर को सीमांचल पहुंच रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि सीमांचल के मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं इंशाअल्लाह 21 और 22 नवंबर को सीमांचल में रहूंगा। यानी सीमांचल के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उन्होंने सीधा संपर्क साधने के लिए 21 और 22 नवंबर को उनसे मुलाकात करने का फैसला लिया है दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर दावा किया जा रहा था कि पिछली बार एआईएमआईएम को तुक्के से जीत मिल गई है, यानी पिछली बार क्योंकि कोरोना का टाइम था और जो माहौल था उसके अनुसार एआईएमआईएम को इसका फायदा मिला। लेकिन बाद में एआईएमआईएम ने इस बार 2025 का चुनाव लड़ा तो उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम को पिछली बार केवल 5 सीटें तुक्के में नहीं मिली थी, बल्कि एआईएमआईएम को सीमांचल क्षेत्र के अंदर लोग पसंद करते हैं। इसलिए फिर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली है दोस्तों। ऐसे में एक और जो बड़ी जानकारी है वो ये कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन को अपने साथ में रखना चाहिए था और यही बड़ा कारण है कि महागठबंधन को अच्छा खासा नुकसान हो गया दोस्तों। अब जो अपडेट है उसके अनुसार हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र के अंदर 28 सीटों पर चुनाव लड़ा दोस्तों। ढोल बाजे लेकर आरजेडी के दफ्तर के बाहर गए थे और तेजस्वी यादव, लालू यादव जी से बोल रहे थे कि हमको महागठबंधन में शामिल करवाओ, बेशक हमको केवल 6 सीटें दे दो, हम इससे ज्यादा नहीं मांगेंगे, अगर 6 सीटें दे दोगे तो हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का दावा है कि तमाम तरीके के प्रयास और बातचीत के बावजूद एआईएमआईएम को चुनाव लड़ने के लिए सीटें नहीं दी गई। इस कारण असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 28 सीटों पर लड़ी और बाद में एनडीए गठबंधन को 20 सीटों पर फायदा मिला और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 6 सीटें अच्छे तरीके से लड़ी दोस्तों, जिसमें से 5 सीटों पर उनको जीत मिल गई। यानी यूं कहिए कि महागठबंधन को नुकसान हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अलग से चुनाव लड़ी। इसके पीछे 2 अलग अलग तरीके के तर्क है दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है कि एआईएमआईएम को और ज्यादा प्रयास करना चाहिए था महागठबंधन के साथ में चुनाव लड़ने का, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि एआईएमआईएम जो जितना ज्यादा कर सकती थी उन्होंने उतना किया, जितना ज्यादा प्रयास किया जा सकता था सीटें मांगने का उतना किया गया और सबसे कम सीटें यानी केवल 6 सीटें मांगी जा रही थी। अगर 6 सीटें महागठबंधन इनको लड़ने के लिए दे देती तो वैसे भी 5 सीटें तो जीत ही गए थे, 6 की 6 जीत जाते और महागठबंधन को 1 सीट का फायदा वैसे मिल जाता और बाकी जो 28 में से 20 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिल गई। जो एआईएमआईएम के प्राप्त मतों के आंकड़े से कम के अंतर में जीत मिली है वो भी शायद महागठबंधन
गठबंधन के लिए सीटें चली जाती, यानी महागठबंधन को 20 सीटों का तो सीधा सीधा फायदा मिल जाता। दरअसल दोस्तों कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं ऐसे ही उदाहरण की जो सीटें हैं, जिसमें 20 सीटें ऐसी है जहां AIMIM के चुनाव लड़ने के कारण एनडीए गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई। तो उसमें कई सारी सीट कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ठाकुरगंज के अंदर जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। यहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच में हार जीत का अंतर 8,822 का होता है। यहां पर AIMIM का उम्मीदवार इतना जबरदस्त चुनाव लड़ा दोस्तों कि उनको 76,421 वोट मिले। यानी अगर MIM का उम्मीदवार यहां पर नहीं होता या फिर आरजेडी का उम्मीदवार यहां पर नहीं होता तो ये महागठबंधन के खाते में सीट जाती और डंके की चोट पर जाती, बिना किसी रुकावट के जाती। दोस्तों ऐसी ही एक सीट थी शेरघाट की सीट, जहां पर LJP R का उम्मीदवार चुनाव जीत गया चिराग की पार्टी का, और आरजेडी यहां पर दूसरे नंबर पर थी। 13,524 वोटों का अंतर था दोस्तों, और AIMIM को यहां पर 14,754 वोट मिला था। यानी अगर मीम का गठबंधन महागठबंधन के साथ में होता तो ये सीट भी, शेरघाट की सीट भी महागठबंधन के खाते में चली जाती। दोस्तों केवटी सीट की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी यहां से जीती और 7,305 वोटों का अंतर रहा। आरजेडी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था दोस्तों, और मीम के उम्मीदवार को 7,474 वोट मिले। तीसरी बात करें तो प्राणपुर विधानसभा सीट की, यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार 7,752 वोटों से जीता और मीम का उम्मीदवार यहां पर 30,000 वोटों के साथ में नंबर 3 पर रहा दोस्तों। और बलरामपुर का तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला, यहां पर लोजपा का नेता चुनाव जीत गया। CPI माले के उम्मीदवार को 389 वोटों से हराया गया। यहां पर मीम के उम्मीदवार को 80,000 वोट मिले। यानी दोस्तों सोचो कितने वोट मिल गए। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इग्नोर करना कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान महागठबंधन को दे गया। इसी तरीके से कस्बा विधानसभा सीट की बात करें तो लोजपा का उम्मीदवार यहां पर 12,875 वोटों से जीता, और यहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था, और AIMIM के उम्मीदवार यानी मीम के उम्मीदवार को 35,309 वोट मिला था। यहां पर भी तगड़ा वोटिंग मीम के पक्ष में हुआ था, तो यह सीट भी महागठबंधन के खाते में होती। केवल एक बात माननी थी कि मीम को केवल 6 सीटें लड़ने के लिए देनी थी, वो भी महागठबंधन के अंतर्गत। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि महागठबंधन में मीम पार्टी की ज्वाइनिंग नहीं हुई, यही सबसे बड़ा बिहार में हार का बड़ा कारण है, क्योंकि अगर मीम पार्टी साथ में होती तो कम से कम 74-75 अतिरिक्त सीटों पर महागठबंधन की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो जाती दोस्तों, और 25 सीटें तो आराम से स्मूथली जीत रहे होते। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एक कहावत है दोस्तों कि दुनिया में जब कोई व्यक्ति जीतता है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए हजारों लोग सामने आ जाते हैं और दावा करते हैं कि उनके कारण जीत हुई है, लेकिन जब हार होती है तो फिर कोई भी ये बोलने नहीं आता कि हमारे कारण, हमारी कमियों के कारण चुनाव में हार हुई है। यही बड़ा कारण है कि अब राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का एक बयान सामने आया है दोस्तों। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि बिहार आंदोलन के दौरान लालू यादव और मैं फुलवारी शरीफ जेल में एक ही कमरे में बंद थे। लालू यादव उस आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी आकांक्षा बहुत छोटी थी। रात में भोजन के लिए, सोने के लिए जब हम अपनी चौकी पर लेटे थे तब लालू यादव अपने भविष्य के सपने को मुझसे साझा किया करते थे। लालू यादव ने मुझसे कहा था कि बाबा, मैं राम लखन सिंह यादव जैसा नेता बनना चाहता हूं। लगता है कि कभी कभी ऊपर वाला शायद सुन लेता है, आज दिखाई दे रहा है उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। संपूर्ण परिवार ने जोर लगाया। उनकी पार्टी के पास मात्र 25 विधायक ही जीते। मन में यह सवाल उठ सकता है तो मैं स्वयं उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूं, उसके बाद ऐसी बातें मैं कह रहा हूं। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, यह अतीत की बात है। तेजस्वी यादव ने मुझे न सिर्फ उपाध्यक्ष के पोस्ट से हटाया बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं कहा करता था कि मतदाता सूची का जो सघन पुनर्निरीक्षण यानी जिसे SIR बोलते हैं वो SIR हो रहा है, तो उसके विरुद्ध एक आवाज उठाओ। एक बहुत बड़ी साजिश बिहार के चुनाव के मद्देनजर हो रही है, इसीलिए जोर शोर से आंदोलन करो। राहुल गांधी सड़कों पर उतरना चाहते हैं, आप भी उनके साथ उतरो, संघर्ष करो, पुलिस से मार खाओ, जेल जाओ, जनता के लिए लड़ो। लेकिन वो तो सपनों की दुनिया में मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा था, उसको झकझोर कर उसके सपने में मैं विघ्न डाल रहा था। लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह बेटे के राज सिंहासन को गर्म कर रहे थे। आज मैं मुक्त हो चुका हूं, फुर्सत पा चुका हूं, अब कहानियां सुनाता रहूंगा। शिवानंद की ओर से दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों? शिवानंद तिवारी लालू यादव जी के काफी करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते थे, एक टाइम था, लेकिन आज जो ये बातें बोल रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या चिढ़कर ये बातें बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता के तौर पर भी काम कर चुके हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अपने सबसे कमजोर स्थिति में है दोस्तों, और इसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त करने के लिए सारे चौतरफा बिसात बिछाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। यही बड़ा कारण है कि अब तेजस्वी यादव को घर में घेरने के लिए तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल करने की कोशिश शुरू हो गई है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव हारे, तो उसके बाद तेज प्रताप यादव को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने के बाद अब तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी जो उन्होंने नई पार्टी बनाई है, उसने नैतिक तौर पर नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन
गठबंधन के सपोर्ट का ऐलान किया है, क्योंकि जेजेडी पार्टी के पास कोई विधायक तो है नहीं। खुद अपना चुनाव महुआ से हार गए थे तेज प्रताप यादव, लेकिन क्योंकि वो लालू यादव जी के बड़े बेटे हैं और एनडीए गठबंधन ये दिखाना चाहता है कि लालू यादव जी का भी जो एक समर्थकों का वर्ग है उनके बेटे की तरह वो एनडीए गठबंधन के साथ में है, इसीलिए तेज प्रताप यादव से नैतिक समर्थन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव से मुलाकात करने के लिए एनडीए गठबंधन के कई सारे वरिष्ठ नेता आजकल पहुंच रहे हैं, जिससे लग रहा है कि तेज प्रताप यादव को हो सकता है कि एनडीए गठबंधन की ओर से एमएलसी बनाकर मंत्री बनाने को लेकर भी विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि दूर तक राष्ट्रीय जनता दल को खत्म करने की एक प्लानिंग चल रही है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कितना भी माहौल बना लो, जब तक लालू यादव जी का आशीर्वाद तेजस्वी यादव के साथ में है तब तक राष्ट्रीय जनता दल को खत्म कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि तेज प्रताप यादव, सबको पता है कि वो लालू यादव जी की मुख्य विचारधारा से भटक चुके हैं और जो बच्चा विचारधारा से ही भटक चुका है उसे अपने पैतृक पार्टी या किसी भी संगठन पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए लालू यादव जी ने तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव के ऊपर अपने वंश के तौर पर, अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुना है। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को बीजेपी इसी तरीके से यूज एंड थ्रो करेगी, यानी पहले इस्तेमाल और फिर बर्बाद, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है 12 राज्यों के अंदर पार्टी के नेताओं की बैठक। 18 नवंबर को इंदिरा भवन में यह बैठक बुलाई गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, पीसीसी के चीफ और सीएलपी के नेताओं और 12 राज्यों जहां जहां एसआईआर चल रहा है वहां के सचिवों के साथ बैठक की जा रही है। 18 नवंबर को सुबह 10:30 बजे के आसपास इंदिरा भवन में यह बैठक होगी। दोस्तों बिहार से सबक लेकर इन 12 राज्यों के अंदर किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया में कहीं भी अगर कोई झोल मिले तो उसका विरोध करना है, इसे लेकर सीख दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसी रास्ते पर आगे निकल रही है। दोस्तों अब देखते हैं बिहार को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोग अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को टैग करके बोल रहे हैं कि आप देश के नेता प्रतिपक्ष हो, इतने बड़े मुद्दे पर अगर आपने बीजेपी के मंत्री से माफी नहीं मंगवाया और उसका इस्तीफा नहीं करवाया तो फिर आपका नेता प्रतिपक्ष होना भी एक सवालों के घेरे में आएगा। दरअसल दोस्तों हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के असम के सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं अशोक सिंघल, उनकी ओर से एक फोटो जारी किया गया है। उसने फोटो जारी करते हुए बिहार को गोभी फार्मिंग से रिलेट करने की कोशिश की है, यानी 1991 में मुस्लिम समाज के लोगों के नरसंहार के महिमा मंडन किया जा रहा है। दोस्तों इसी मामले को लेकर अब सोशल मीडिया पर लोगों ने राहुल गांधी को टैग करते हुए राहुल गांधी से पूछा और बोला कि राहुल गांधी जी आप देश के नेता प्रतिपक्ष हो, आप इस मुद्दे को उठाओ और इस भाजपा के नेता का इस्तीफा लो। जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा तब तक आप एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सफल नहीं माने जाएंगे। आपका काम है कि सरकार पर दबाव बनाकर ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर रखा जाए। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है और ऐसे लोगों को हमारे समाज में नहीं रहना चाहिए, और खासकर जो व्यक्ति एक मंत्री के पोस्ट पर है और मुस्लिम समाज के लोगों के नरसंहार जो उनके दिलों पर एक दाग की तरह है, दोस्तों उनके दिलों के एक दर्द है, खरीदने की कोशिश की जा रही है और आपसी भाईचारे पर पेट्रोल छिड़कने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये सबसे दोयम दर्जे की मानसिकता है और एक व्यक्ति जो कैबिनेट का मंत्री है दोस्तों उसके द्वारा अगर ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं तो इससे शर्मनाक स्थिति देश में क्या हो सकती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव आजकल तस्वीरें शेयर करते हुए कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद अब बंगाल में चुनाव जीत की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा के नेताओं का दावा है कि बंगाल को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि पार्टी को आने वाले बंगाल चुनाव में सफलता मिले। इसके लिए कई सारे नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। दोस्तों इसमें भूपेंद्र यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र यादव मोदी सरकार के मंत्री है और अलवर से लोकसभा का चुनाव जीते हुए हैं दोस्तों, और सांसद भी है, मंत्री भी है केंद्र के। सोचिए एक एनवायरमेंट मिनिस्टर जिसका काम होता है कि वो देखे कि देश का वातावरण साफ है कि नहीं है, देश के जंगल साफ है कि नहीं है, जंगल का निर्माण सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी जंगल में पशु पंछी सही तरीके से रह रहे हैं और देश के अंदर ग्रीनरी का बेल्ट बन रहा है कि नहीं, कहीं पेड़ तो नहीं काटे जा रहे। लेकिन ये काम करने की जगह वो पश्चिम बंगाल में भाजपा चुनाव कैसे जीतेगी, बिहार चुनाव के नतीजे के दिन से ही बैठक करनी शुरू कर चुके हैं दोस्तों। इस पर अविसार शर्मा कहते हैं कि सब तारीफ कर रहे हैं कि देखो बीजेपी क्या कमाल की चुनावी मशीनरी है, बंगाल में काम पर लग गई है। भूपेंद्र जी देश के पर्यावरण मंत्री है, पर्यावरण का एक शब्द सुना है इनसे आज तक दोस्तों आप लोगों ने क्या सच में कभी सुना है कि भूपेंद्र यादव आकर बोल रहे हो कि हम पर्यावरण के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर्यावरण के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं? कुछ नहीं। इनके मुंह से पॉल्यूशन का शब्द तो आप लोगों ने शायद कभी सुना ही नहीं होगा, बल्कि इनका तो भाषण ही आप लोगों ने कभी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ सुना भी नहीं होगा। और पॉल्यूशन पर क्या इनकी समझ है ये भी किसी को नहीं पता। यानी जब देश का केंद्रीय मंत्री ही पॉल्यूशन की जगह बंगाल चुनाव में जुटा हुआ है दोस्तों, यानी ऐसा लग रहा है कि
एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का ठेका किसी को देकर आराम से घूम रहे हैं भाजपा का प्रचारक बनकर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों समझ में आता है कि देश को कैसे धकेला जा रहा है गर्त में। और एक टाइम में भारत के अंदर प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं होता था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर से लेकर उसके आसपास के सारे इलाकों के अंदर लोग 800 AQI में यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर सांसें लेने को मजबूर है और बुरी तरीके से प्रभावित है। लेकिन मजाल है कि भाजपा का एनवायरमेंट मिनिस्टर, पर्यावरण मिनिस्टर एक बार आकर लोगों को इस बारे में आकर कोई आश्वासन दे, बताए कि उनकी सरकार ने क्या पॉलिसी बनाया है। दोस्तों एकदम लोगों से मजे लिए जा रहे हैं, लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है और लोग लगातार आंदोलन करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। ये एकदम खुलेआम तानाशाही चल रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर चुनाव लड़ना ही क्या सब कुछ हो चुका है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो केंद्र में सरकार में है, क्या उसके मंत्री अपना काम काज छोड़कर इसी तरीके से चुनावी मशीनरी की तरह काम करते रहेंगे? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के एक एक राज्य के चुनाव को जिस तरीके से ओवर करके बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास केंद्र की पूरी मशीनरी है दोस्तों, और एक एक चुनाव लड़ने के लिए पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं भारत के लोगों के स्वतंत्र विचारों को बदलने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे ऐसे लोग मिनिस्टर बने पड़े हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अशोक गहलोत की सरकार 2023 के चुनाव के टाइम में एक स्कीम लेकर आती है, स्मार्टफोन देने की स्कीम लेकर आती है, यानी लोगों को स्मार्टफोन बांटे जाने का प्रोग्राम चलाया जाता है दोस्तों। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया है तो आप इस तरीके से स्मार्टफोन नहीं बांट सकते, और ये एक तरीके से चुनाव में लोगों को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल की गई चीज के तौर पर देखा जा सकता है और अंततः उसको रोक दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद तेलंगाना की बात की जाए तो वहां पर राइतू बंधु स्कीम चलाया जाता है 2018 में, उसे भी रोक देती है चुनाव आयोग। उसमें दावा किया जाता है कि रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि 2018 में ही चुनाव है, यानी चुनाव नजदीक आ गए तो आप इस तरीके की योजना लागू नहीं कर सकते। ये वोट खरीदने का इनडायरेक्ट तरीके का लीगल तरीका है। इस पूरे मामले पर आगे जो जानकारी उसके अनुसार आंध्र प्रदेश के अंदर YSR चेथू DBT जारी करते हैं दोस्तों, यानी लोगों के अकाउंट में पैसा देने की योजना शुरू की जाती है, उसको भी चुनाव आयोग रोक देता है। नवीन पटनायक 2018 में एक स्कीम लेकर आते हैं, उसको भी रोक दिया जाता है दोस्तों। लेकिन बिहार के अंदर 10,000 रुपए 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाए गए, चुनाव के बीच में पहुंचाए गए। यानी सोचिए अगर कोई महिला वोट डालने के लिए जा रही होंगी तभी उनको अचानक से पता चला होगा कि उनके अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए, तो फिर तो उनका मूड अचानक से बदल गया होगा दोस्तों, क्योंकि पैसा देखने के बाद तो लोग थोड़े देर के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इसी में उन्होंने जाकर एक पार्टी को वोट दे दिया होगा। और साफ तौर पर दोस्तों अगर बीच चुनाव में पैसे आ रहे हैं तो कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग लोगों को एक्सप्लेन कर दे, समझा दे, हम भी समझ जाएंगे कि आखिर ये कौन सा तर्क है कि बीच चुनाव में पैसे आ रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव चल रहा है। क्या ये खुलेआम सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके वोट खरीदने का मामला नहीं है? और अगर नहीं है तो चुनाव आयोग इस बात को एक्सप्लेन करे, जनता को बताए, आखिर वो भी तो जिम्मेदार है जनता के लिए, सरकारी पोस्ट पर है, संवैधानिक पोस्ट पर है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत का संविधान जिसका पहला शब्द है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों के द्वारा संविधान लिखा गया है, और उस संविधान के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर बैठा है तो वो संविधान और देश की जनता दोनों के लिए प्रतिबद्ध है और अकाउंटेबल है, उसको जवाब देना पड़ेगा, जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी मुद्दे को पत्रकार उठाकर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले रहा है, ये साफ तौर पर चुनाव आयोग की छवि को सबसे ज्यादा धूमिल कर रहा है। साथ साथ दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नियम कहता है कि आप मतदाताओं को उनके घर से भी पोलिंग बूथ तक ले नहीं जा सकते, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा से बिहार तक लोगों को ट्रेन में ले जाने का फैसला लिया और ट्रेन भेजी गई बीजेपी के द्वारा हरियाणा से बिहार, ताकि मतदाताओं को बिहार भेजकर अपने पक्ष में वोट करवाया जाए। उनका किराया भी दिया गया, वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया, नारेबाजी भी की गई। तो क्या चुनाव आयोग को ये बातें दिखाई नहीं देती? सोशल मीडिया पर दोस्तों इतने सारे सवाल है चुनाव आयोग को लेकर, लेकिन आयोग का मन करता है तो कुछ सवालों का जवाब देते हैं, और वो भी जवाब केवल देते नहीं है बल्कि साथ में एक धमकी भी अटैच कर देते हैं कि अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन फैलाई तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है कि बताइए, जब एक व्यक्ति खुद ही तस्वीर डाल रहा है कि उसने दिल्ली चुनाव में वोट डाला, फिर बिहार चुनाव में वोट डाला, तो आप इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो वहां पर चुनाव आयोग की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता दोस्तों। यही दुर्भाग्य है भारत के संवैधानिक संस्थानों का। दिवांग जो कहते हैं वो बात भी एकदम सही है। किसी वोटर को अगर कोई पार्टी, यानी जो चुनावी मैदान में उतरी है, अगर वो पार्टी खुद लेकर आ रही है तो इसका मतलब उसने प्रोत्साहन दिया होगा, इसीलिए साथ में लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इलीगल तरीका है दोस्तों, और चुनाव के नियम भी इसकी इजाजत नहीं देते। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से ट्रेन चलवाई, ऐसे आरोप लगते आए हैं दोस्तों। वीडियो भी सामने आए जहां पर बीजेपी का पट्टा लगाकर लोग बिहार की ओर रवाना हुए हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
MBBS की एक छात्रा है प्रियंका शर्मा, अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज से उनको पकड़ा गया है और लाल किले में हुए ब्लास्ट के मामले पर प्रियंका शर्मा को पकड़ा गया है। दोस्तों इस मामले पर आप पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपको शांत दिखाई देगा, कहीं कोई चर्चा नहीं होगी कि ऐसा भी केस सामने आया है। सोचिए अगर ये नाम कुछ और होता तो अभी तक बवाल और कितना बड़ा होता और किस तरीके की चर्चाएं चल रही होती और किस तरीके से एक समुदाय विशेष के खिलाफ एंटी माहौल बनाया गया होता। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी दावा करते हैं कि उन्होंने विकास के नाम पर बहुत आगे बढ़ाया देश को। अब उनका विकास जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर बता रहा है कि विकास नहीं, नितिन गडकरी ने लोगों को केवल बेवकूफ बनाया है। दरअसल दोस्तों खबर यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने एक तस्वीर जारी की है। दोस्तों इस तस्वीर में हाईवे के रिपेयर का तस्वीर दिखाया गया है, लेकिन अगर आप रिपेयर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मेन सड़क है और जो रिपेयर्ड सड़क है उन दोनों की ऊंचाई साफ तौर पर अलग अलग दिखाई दे रही है। यानी अगर कोई गाड़ी यहां से चलाएगा तो उसको इनस्टेबिलिटी समझ में आएगी दोस्तों, यानी एक पहिया ऊपर एक पहिया नीचे होगा। और NHAI यानी नेशनल हाईवे का ये हाल है जहां पर जो रिपेयरिंग की जा रही है वो भी कुछ इस प्रकार की जाती है दोस्तों की वो रिपेयरिंग कम और रोड का विनाश ज्यादा दिखाई देता है। इससे पता चल रहा है कि रोड का स्टैंडर्ड भारत में जो अमेरिकन स्टैंडर्ड की रोड बनाने का दावा बार बार हर जगह जाकर नितिन गडकरी करते हैं, उसकी सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद अब जो बैठकें हो रही है उस बैठक में जो बड़े फैसले होने चाहिए वो किस प्रकार के होने चाहिए, और कुछ और भी अगर आपकी राय है तब भी लिखकर जरूर बताएगा। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।